नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल एक बार फिर देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई से कर रहा हूं, लेकिन बात करूंगा देश के किसान की, अन्नदाता की। जय जवान जय किसान का नारा तो बुलंद किया जाता है, लेकिन किसान अगर परेशान हो जो है तो क्या उसका हाल भी जाना जाता है, ढालस बंधाया जाता है क्या? पिछले साल 13 फरवरी से किसान दो जगह पर, शंभू बॉर्डर, अंबाला और पंजाब, हरियाणा और पंजाब बॉर्डर, और जींद बॉर्डर जो है खनौरी, वहां पर तैनात हैं या रोक दिए गए हैं। दरअसल उनकी मांग बिल्कुल साफ है, 23 की 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, इसे कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए। 37 किसानों की मौत भी हो गई है। एक पहला आंदोलन था, 1 साल 13 दिन चला था वो, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई थी। उसके बाद कानून वापस ले लिए गए और यह भरोसा दिया गया कि एमएसपी को प्रभावशाली बनाया जाएगा, लेकिन क्या वो बनी है? और बैठे रहे किसान। 89 दिन हो गए हैं 70 साल के जगजीत सिंह डल्लेवाल को। अब वो ड्रिप वगैरह तो ले रहे हैं, लेकिन भूख हड़ताल जारी है। एम्बुलेंस में आए आज वो, चंडीगढ़ में बैठक हो रही है, तो सरकार ने कम से कम अब हाल तो पूछने का मन बना लिया है। हाल पूछा जा रहा है, लेकिन किसान क्या खुशहाल होगा? और यह तकरार एमएसपी पर जो आर पार चल रही है, क्या यह आखिरकार खत्म होगी? और अभी भी किसानों से फिर से पूछा जाएगा, या शीर्ष नेतृत्व से बाकायदा कोई मसौदा लेकर तमाम मंत्री जो चंडीगढ़ पहुंचे हैं वो आए हैं? इस पर आज हमारी निगाह होगी। कौन कौन मंत्री हैं, किसानों की तरफ से कौन आ रहा है, कहां पेच अटका है, हर बारीकी में जाएंगे। और ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आपके सवालों का रहेगा इंतजार। जो पूरे देश का पेट भरे, क्या उसे अपनी मेहनत की सही कीमत मिल भी पा रही है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या उसे कानूनी जामा आखिरकार पहनाया जाएगा? और आज ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि एक बार फिर, गौर कीजिएगा शब्दों पर, एक बार फिर सरकार किसानों का हाल पूछने गई है। बहुत कम होता दिखा है, लेकिन फिर गई है। चंडीगढ़ में इस वक्त किसानों के साथ बातचीत चल रही है। देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया और पीयूष गोयल हैं केंद्र सरकार की तरफ से। पंजाब के कृषि मंत्री और वित्त मंत्री हैं वहां पर, और 28 दलों का, 28 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल है किसानों का, जिसमें सरवन सिंह पंढेर भी हैं। और 89 साल से 70 साल का वो बुजुर्ग जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पर हैं, आमरण अनशन। अब मेडिकल एड तो दी जा रही है, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं खाया। 88 दिन हो गए, 89वां दिन है। एम्बुलेंस में पहुंचे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल बातचीत करने के लिए। बातचीत किस बात पर? किसान साफ कर दिया है उन्होंने कि भाई 23 की 23 फसलों पर हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दीजिए, बात खत्म। और यह वादा किया गया था कि एमएसपी को प्रभावी बनाया जाएगा। एक आंदोलन वो था, 378 दिन का आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, जिन्हें किसान काले कानून बताते थे। सरकार 378 दिन बाद झुकी थी, तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया था कि एमएसपी को प्रभावी बनाया जाएगा। और इसका नतीजा यह हुआ कि अगले साल जुलाई में एक एमएसपी कमेटी भी बनी। उसकी बैठकें हो चुकी हैं, 6 बड़ी बैठकें, 37 छोटी छोटी बैठकें, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है, कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य को। और इसी के चलते वो 378 दिन का आंदोलन पिछले 1 साल 9 दिन से, यानी कि 374 दिन हो गए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर, अंबाला से जो सटा हुआ है, और खनौरी बॉर्डर जो जींद का बॉर्डर है, वहां पर डटे हुए हैं। पिछले आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई।
इस दफा 37 किसानों की मौत हो चुकी है। 14 फरवरी को एक 5 घंटे बैठक भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही, क्योंकि दोनों तरफ में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। आर पार हो रही है एमएसपी पर, सरकार इसे मानने को तैयार है क्या? किसानों ने तो साफ कर दिया कि भाई ये मांगे तो माननी पड़ेगी, ये मुख्य मांग है, नॉन नेगोशिएबल है। और मीटिंग से पहले सरवन सिंह पंधेर ने उम्मीद भी ये जाहिर की कि जो लोग मीटिंग करने आ रहे हैं, जो अभी चल रही है, देखना होगा 378 दिन बाद एक नतीजा निकला, कानून वापस हुए, अब 374 दिन बाद भी आज कुछ नतीजा निकलेगा। सरवन सिंह पंधेर यही कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आश्वासन दे दें इन्हें कि भाई हां मिलेगा, हमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामे का प्रस्ताव दिया जाएगा। यह ना हो कि इधर उधर की बातें हों। तो सरवन सिंह पंधेर ने क्या कहा? यह बैठक जो महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान में शुरू हो चुकी है चंडीगढ़ के, उससे पहले सुनिए। हम आशा करेंगे कि देश के कृषि मंत्री जी और प्रहलाद जोशी जी स्वयं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से बात करके आएंगे, क्योंकि निर्णय तो उन्होंने लेना है 12 मांगों के ऊपर, और जो मांगे हैं उनके ऊपर बात आगे बढ़ेगी। तो क्या ये आश्वासन दिया जाएगा, और ये आश्वासन क्या लिखित में होगा या मौखिक होगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी किसानों के जहन में कौंध रहे हैं। लेकिन यह तकरार कब तक चलेगी, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सरकार पूछे हाल, किसान होगा खुशहाल? हाल तो पूछा है, कम से कम इतना तो किया है सरकार ने, लेकिन किसान खुशहाल हो जाएगा क्या? और एमएसपी पर आर पार मान जाएगी सरकार? एमएसपी की मांग मानेगी या फिर कोई पेंच अड़ते अटकते दिखाई देंगे? चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से, एनडीए के सबसे अहम घटक हैं जेडीयू, उनके वरिष्ठ नेता, राज्यसभा लोकसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, केसी त्यागी, और कई किसान आंदोलनों में शिरकत की है। एके वाजपेयी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और मुख्य प्रवक्ता भी एलजेपी रामविलास पासवान गुट के, एक और अहम घटक। इसके अलावा बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके, और देश में किसान टीवी भी एक चला था, किसान चैनल चला था, उसे चलाने वाले नरेश सिरोही भी मेरे साथ हैं। इसके अलावा राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, और मनोज जगलान, युवा चेहरा है किसान आंदोलन के, मेरे शो पर पहली बार आ रहे हैं, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो केसी त्यागी साहब, एक 378 दिन का आंदोलन हुआ, फिर सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, अब 374 दिन यहां भी हो चुके हैं। पहला आंदोलन वापस जब हुआ था तब भरोसा दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाया जाएगा। एक और आंदोलन 374 दिन हो गए हैं, प्रभावी तो बनी नहीं एमएसपी को क्या कानूनी जामा पहनाया जाएगा? उम्मीद कर रहे हैं किसान कि प्रधानमंत्री की तरफ से यह आश्वासन लेकर पहुंचे हैं वहां पर शिवराज सिंह चौहान। संदीप जी, आपका साधुवाद। जब भी ऐसा कोई प्रसंग आता है तो आपकी जो संवेदनाएं हैं सबसे तीव्र होती। मैं पैनल में बैठे हुए सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत एक नाजुक प्रश्न है, इसलिए इसको एनडीए वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ना बनाने का प्रयास करें। ये एक ऐसा सवाल है, एक तो ये खाली एमएसपी तक नहीं है, गांव और शहर के बीच में जो बढ़ती हुई दूरी है उसको लेकर के भी है। कृषि पर कम खर्च होता है, किसानों पर कम खर्च होता है, रूरल डेवलपमेंट में कम खर्च होता है, और जो अर्बन बायस्ड इश्यूज हैं उस पर ज़्यादा खर्च होता है। जितने भी शिक्षा के, स्वास्थ्य के जितने भी बढ़िया केंद्र हैं सब शहरों में हैं,
गांव में एनसीआर को छोड़ करके कई कई किलोमीटर तक सड़क भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है। और दिल्ली जहां मैं रहता हूं, रात को अगर मैं घूमूं और इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर 5000 से ज़्यादा लोग ठंड में अगले दिन उनका नंबर आएगा कि नहीं आएगा उसकी तलाश में रहते हैं। इसलिए बहुत ये संवेदनशील मामला है। और जहां आप बैठे हैं वहां से थोड़ी दूर पर मराठवाड़ा है। पिछले दिनों मुझे पूना जाने का मौका मिला तो मराठवाड़ा के कमिश्नर की रिपोर्ट है कि आने वाले 1.5-2 सालों में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या के जैसा मन बनाया हुआ है। और उसका बड़ा कारण है जो आपने उठाया है। अब मैं एमएसपी के भी 2 इशू हो गए हैं संदीप जी। जहाँ के मेयर आप राजकुमार भाटी रहने वाले हैं, वहाँ गन्ने का इस साल एक भी नया पैसा नहीं बढ़ाया है। तो एमएसपी है, दूसरा हाँ, है उसको स्टेट लाभकारी एडवाइस प्राइस कहते हैं। और ये लड़ाई आज की नहीं, हाँ जी, उसका ये लड़ाई आज की भी नहीं। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जी और दूसरे हमारे नेता प्रकाश सिंह बादल जी, इन्होंने ये सवाल उठाए थे। और 1966 में ये पहली बार एमएसपी मिली थी। अब खाद की जो कीमत है पिछले दिनों में वो प्रति बैग 1200 रुपये बढ़ी है। मैं चाहता हूं कि कोई प्रतिनिधि आयोग का मने करे कि मैं गलत कह रहा हूं। डीजल के दामों में 3 गुना वृद्धि हुई है, बीज की कीमत में भी वृद्धि हुई है। और ये आप भी कई बार कहते हो, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं, किसान परिवार की औसत आय 64,426 रुपये है और मासिक खर्च 6,223 रुपये है। अब पीयूष गोयल जी हमारे मित्र हैं, वो उस बैठक में मौजूद थे जो एस्मा किया। हमारी तो बैठक खैर उन्हीं बंद हो गई हैं जब से हमारे नेता मरे हैं। एस्मा की बैठक में पीयूष गोयल जी थे। वहां तय हुआ कि गन्ने का दाम ना बढ़े और चीनी का दाम जो 31-32 है वो 34-50 हो। अब जो सीटू का एक तो जो नहीं, ये लड़ाई कब तक चलेगी है, जो आप कई बार केसी त्यागी साहब, ये C2+50 देना था। सरकार कहती है स्वामीनाथन आयोग हमने लागू किया, C2+50 देने में दिक्कत क्यों आ रही है? रोज रोज ये कब तक नए नए आंकड़े सामने आएंगे या कुछ और जस्टिफिकेशन सामने आएगी? सवाल तो यहां पर है ना, किसान इंतजार कब तक करे? या तो कह दो हम नहीं दे सकते, देखिए कोई भी, या दे दो। देखिए कोई भी मना नहीं कर सकते, कोई भी मना करने की स्थिति में नहीं है। आपके चैनल पर ही जो आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है, आज नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वीकार किया है कि मैं जो कुछ भी हूं उसके पीछे संघ की विचारधारा है। तो वो जो चौधरी जी हैं, बद्री जी, उन्होंने खुद कहा है आपके चैनल पे कि संवैधानिक अधिकार इसका होना चाहिए। हम और बैठे हैं हमारे मित्र एलएलजेपी वाले, हालांकि हम रामविलास जी और मुलायम सिंह जी हमारे नेता रहे हैं। हम तो तीनों खूब ही लड़े हैं चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में इन सारे सवालों का। अब कई समस्याएं और भी पैदा हो रही है। एक गंभीर सवाल है, नहीं आप तो लड़े। केसी त्यागी साहब देखिए, एक सेकंड, केसी त्यागी साहब एक सेकंड नहीं, केसी त्यागी साहब उस सवाल पर आते हैं, पहले 2 शब्दों पर गौर करते हैं। 2 शब्द हैं, एक शब्द का आपने इस्तेमाल भी किया, संवेदनहीनता, और एक होती है संवादहीनता। 374 दिन हो गए किसानों को, 37 किसानों की मौत भी हो गई। एक 70 साल का बुजुर्ग जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर है, 89वां दिन है। अब मेडिकल एड तो लेने लगे आप, और इसमें मीडिया की जिम्मेदारी भी मैं तय करने को तैयार हूं। केसी त्यागी साहब, आप हम पर उंगली उठाएंगे, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। संवेदनहीनता तो है ही, एक संवादहीनता भी, बात भी नहीं करेंगे। और मीडिया भी, आप सोच सकते हैं कोई 70 साल का आदमी, 4th स्टेज कैंसर हो, कुछ खा ना रहा हो, कोई खबर ही नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। संदीप जी, आपके सारे कंसर्न जो हैं वो वाजिब हैं और मानने को तैयार हैं, तभी चंडीगढ़ में आधा दर्जन मिनिस्टर गए हुए हैं। लेकिन मैं और एक चीज आपके चैनल पे और मैं कह दूं, मैं और मेरे जैसे लोग
इन सारे सवालों के साथ हैं। मैं ही नहीं, वाजपेयी जी की भी पार्टी, चूंकि ये हमारे सहयोगी साथी हैं, आरएसएस का किसान संगठन किसान संघ। अब इसमें होता क्या है, ये जो रिपोर्ट देखो, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कर्नाटक के किसान मंत्री, गन्ना मंत्री की। उन्होंने कहा जब से हमने मुआवजा बढ़ाया है तब से आत्महत्याओं में बढ़ोतरी हुई है। क्या करना चाहिए इस मिनिस्टर का? मैंने राज्यसभा में सवाल पूछा कि किसानों की हत्याओं के कारण क्या हैं। 2-3 कारणों को अलावा उन्होंने ये भी बताया, किसानों का प्रेम प्रसंगों में असफल होना और किसानों में बढ़ती हुई नपुंसकता। हाँ, मतलब क्या बताऊं मैं आपसे, क्या बताऊं बस आपसे, सुन करके चुप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए एनसीआरबी को भी। नेशनल क्राइम रिसर्च रिकॉर्ड ब्यूरो जो है 2016 से, केसी त्यागी साहब, ये दर्शकों को बताने की जरूरत है जब आप किसानों की आत्महत्या खुदकुशी की बात कर रहे हैं। 2016 से एनसीआरबी ने वजह, किस वजह से खुदकुशी की, इसका जिक्र करना बंद कर दिया है। तो फिर गोलमोल जवाब हो जाएंगे जी, नहीं नहीं देनदारी नहीं थी, नहीं जी फसल नहीं हुई, उसका प्रेम प्रसंग में असफल होना, नपुंसकता, इस तरह के तर्क गढ़े जाते हैं। फिर इससे ज्यादा बदकिस्मती है किसान की क्या हो सकती है? संदीप जी, नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में किसानों पर देश के सभी तरह के बैंकों का 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी कि प्रति किसान कर्ज 1.35। और जो हमारे प्लानिंग कमीशन जो आजकल बना हुआ है उसका नाम बदल रखा है, रमेश चांद जी हैं, उनका मैं पढ़ रहा था, भाई गन्ने की कीमत क्यों बढ़ा रहे हो? सबसे ज्यादा आमदनी लाभ किसानों को गन्ने की पैदावार से हो रहा है। तो भाई माफ करना, जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने तीत पर है। आज नेता भी हमारे पे कुछ चरण सिंह जैसा, देवीलाल एक जैसा, तो ये सीएसीपी नाम की भी चिड़िया है। मैं अभी रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए केसी त्यागी साहब, ये सीएसीपी कौन सी चिड़िया है, कहां से ये लागत तय कर देती है, फिर मूल्य देने लगती है? पर क्या इस रात की सुबह होती दिख रही है अबे दुबे? पूरा एक लंबा जमावड़ा केंद्रीय मंत्रियों का चंडीगढ़ में इस वक्त बात कर रहा है। 28 किसानों के प्रतिनिधिमंडल से शिवराज सिंह चौहान भी हैं, प्रहलाद जोशी भी हैं, मनसुख मांडविया भी हैं, पीयूष गोयल भी हैं। संदीप चौधरी जी, आज जब देश के कृषि मंत्री ये मीटिंग अटेंड करने गए हैं, उस दिन की एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि एयर इंडिया की कुर्सी जो थी साहब, वो अनकंफर्टेबल थी मेरी यात्रा के लिए, और ये दुखद बात है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अनकंफर्टेबल सीट उन्होंने तय की। कृषि मंत्री जी, आपकी कुर्सी 1 घंटे के सफर के लिए अगर आपको असहज कर देती है तो कल्पना कीजिए, जो किसानों की आमदनी से कमर तोड़ दी, फसलों के दाम मांगने पर सिर पर लाठी मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया, उनका क्या दर्द होगा कृषि मंत्री जी? ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की अभी की रिपोर्ट है, अभी जो 17 दिसंबर 2024 को। आपने पढ़ी है कृषि मंत्री जी की नहीं पढ़ी? उस पूरी कमेटी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग शामिल थे, सारे राजनीतिक दलों के, उन्होंने एक स्वर में कहा है कि किसानों की फसलें आप खरीद नहीं रहे हो। बाकायदा उन्होंने क्वांटिटी दी है। उन्होंने कहा है कि 0.5% आउट ऑफ 100% आप क्रॉप्स खरीदते हैं। पूरी डिटेल दी उन्होंने कि चना कितना खरीद रहे हो, मसूर कितना, 0.37% से लेकर 0%। मैं थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर अब है 1 मिनट रुकिएगा। कृषि मंत्रालय के आंकड़े हैं, 1 मिनट रुकिए। कृषि मंत्रालय के आंकड़े जो आप बात कह रहे थे, वो आंकड़े दर्शकों को पता होने चाहिए। आम दर्शक को यह कहा जाता है एमएसपी में लगातार इजाफा हो रहा है, 80%, 85%। पिछले 10 सालों में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ा हुआ मिल रहा है। किसान की तो बल्ले बल्ले हो रही है, और यही चला देते हैं सारे चैनल वाले भी, और काला सूट गुलाबी अखबार वाले, ये तमाम जो अखबार हैं। थोड़ा आंकड़ा देखिए, एमएसपी पर कुल खर्च सरकार कितना कर रही है, मतलब एमएसपी पर खरीदी कितनी कर रही है। 2019-20 में
2,15,000 करोड़ की खरीदी की सरकार ने, 5 साल पहले की बात है। तो इस वक्त 2,15,000 करोड़ का 4,30,000 करोड़ के करीब हो जाना चाहिए था। गोइंग बाय व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग 80% बढ़ गए, 85%। तो 2023-24 में सरकार ने कुल जो खर्च किया है वो है 2,63,000 करोड़ और 1,52,000 करोड़, माफ कीजिएगा, 1,52,00,000 किसानों को इसका लाभ पहुंचा है। मतलब चीज जो है वो घट रही है अबे दुबे, बढ़ने के बजाय। ये तो वैसे ही पोल खोल हो जाती है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छा खुलासा किया। और उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्पष्ट शब्दों में सबने सामूहिक रूप से लिख दिया। उन्होंने कहा कि बगैर लीगल गारंटी दिए कोई समाधान नहीं है। हम सरकार से ये को सिफारिश करते हैं कि तुरंत आप समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी दीजिए। उसके पहले की 69th रिपोर्ट का खुलासा करता हूं, बहुत बड़ा खुलासा। जब नरेंद्र तोमर साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लोगों को। उन्होंने स्वीकारा कि लागत बहुत बढ़ गई है, इनपुट कॉस्ट, इसलिए जो दूर की कौड़ी है कि आमदनी को 2 गुना कर देना किसानों की, ये बहुत दूर की कौड़ी है। और उन्होंने कहा कि हम 2017 से लगातार केंद्र सरकार को लिख रहे हैं कि आप कृषि यंत्रों, ट्रैक्टर्स, पावर टीलर्स, हार्वेस्टर्स पर से जीएसटी हटा दीजिए, लेकिन सरकार हमारी 2017 से आज तक सुनने को तैयार नहीं है। ये बात खुद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कही। तीसरी बड़ी बात यह कि 63,000 करोड़ रुपए का डाका, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी अच्छी फसल बीमा योजना, 63,000 करोड़ रुपए का डाका, 63,648 करोड़ रुपए अब तक खरीफ 2016 से ये लागू हुई है। आपने जो जिक्र किया था अभी त्यागी साहब ने, तो हमारे 21-22 में जो कुल बजट का एग्रीकल्चर का परसेंटेज था वो 3.53 था, अब घटकर 2.54 हो गया है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक इन्होंने सरेंडर कर दिया है। मैं सिलसिलेवार ये बता सकता हूं कि एक के बाद एक किसानों के साथ आघात किया। आज अगर आपने जो नहीं, पर पहले मेहनत की माकूल कीमत पर ही बने रहते हैं। अबे एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड नरेश सिरोही, देखिए अभी मुद्दे पर रहते हैं। मेहनत की माकूल कीमत मिलनी चाहिए। सरकार एक तरफ दम ठोकती है, ताल ठोकती है कि भाई एमएसपी में हमने इतने फीसदी इजाफा कर दिया, 83%, 84%, हम इतनी खरीदी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने वो दूसरे आंकड़े रख दिए, खैर उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। सरकार ये क्यों नहीं बताती, सीएसीपी ये क्यों नहीं बताता, रमेश चंद हमें ये क्यों नहीं बताते कि लागत कितनी बढ़ी है किसान की, और जीएसटी जिसका जिक्र भी अबे दुबे कर रहे थे, ट्रैक्टर के टायर से लेके, रिम से लेके, थ्रेशर से लेके, हार्वेस्टर से लेकर सब चीजों पर तो आपने जीएसटी लगा दिया। खाद के जो कट्टे हैं 50 किलो से 45 किलो कर दिया, दाम वैसे के वैसे ही रख दिए। ये होशियारी, ये चालाकी किसान के साथ कब तक जारी रहेगी? संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही आज संवेदनशील मुद्दे पे जो है ये बातचीत की है। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि जो संवादहीनता थी और संवेदनहीनता थी, वो आज मैं समझता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो आज खत्म होनी चाहिए। और शिवराज जी का चूंकि मध्य प्रदेश में भी रहे और किसानों के लिए उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा काम भी करके दिखाया है, तो हमें आशा है कि वो चौहान साहब यहाँ भी कुछ ना कुछ अच्छा और पॉजिटिव करेंगे। देखिए, हम लोग आंकड़ों में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन असलियत ये है कि 90 के बाद से लगातार उससे पहले सरकारों का फोकस था कि हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं, किसी का इनकम पे फोकस नहीं रहा। लेकिन उत्पादन बढ़ा तो किसान के घर में 2 पैसे आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 90 के बाद परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जोत का आकार बहुत घट गया है, लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे जलवायु परिवर्तन हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे किसान संकट में है।
देखिए, सरकार की जीडीपी में जो कृषि का रोल है वो तो बरकरार है। किसान का सम्मान वो सरकार का सम्मान बचाती है, जीडीपी को बनाए रखती है। और निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि भाई कृषि तो है वो हमारा विकास का इंजन है, लेकिन कृषि तो सरकार के विकास का इंजन है, लेकिन जो किसान है उसका जो भाई तेल पानी है वो इंजन खत्म में थोड़ा कोयला, अगर कोयले का इंजन है वो कोयला डालोगे, डीजल का लोकोमोटिव है तो डीजल डालना पड़ेगा ना, उसका ईंधन, इंजन में ईंधन तो डालोगे। किसान को वो ईंधन दोगे कि नहीं? मेहनत की माकूल कीमत मिलेगी कि नहीं? नहीं, किसान का इंजन पूरी तरह से बैठ गया है, उसकी ओवरहाल करने की जरूरत है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देश में कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे आंकड़े आमदनी के हम गिना सकते हैं कि इतनी आमदनी है, इतनी आमदनी है। जितनी सरकारी कर्मचारी और वेतन आयोग आप लेके चलते हो और सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाते हो, उसके हिसाब से कम किसान को तो आपको देना पड़ेगा। ये तो सुनिश्चित करना पड़ेगा, बिना किसान को उसकी आमदनी सुनिश्चित करे आपका ये काम आगे चल नहीं सकता। नहीं, सुनिश्चित करने के लिए देखिए दो तीन चीजें उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नरेश रोई जी, वो कमेटी बने हुए जुलाई 2022 में वो कमेटी बन गई थी एमएसपी को प्रभावी बनाने की, उसी के सदस्य हैं गुणी प्रकाश, कई बार आपके साथ ही मेरे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। पिछले साल बड़ी ताल ठोकी थी, अरे संदीप भाई चौधरी साहब डट जाओ, बस 5 तारीख का 5 अगस्त का इंतजार कर लो, हम बेड़ा पार कर देंगे, कल्याण कर देंगे किसानों का, ऐसा बोले थे ना। क्या हुआ? वो रिपोर्ट क्या, वो कमेटी क्या कर रही है? 6 बड़ी मीटिंग हो चुकी हैं, 37 छोटी बैठक हो चुकी हैं, वो जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? देखिए संदीप जी, खाली गुणी प्रकाश वाली कमेटी नहीं, बहुत सारी इससे पहले कमेटी बनी है, लेकिन बड़े कॉरपोरेट का, ब्यूरोक्रेट्स का, राजनीतिज्ञों का ऐसा गठजोड़ है कि वो चाहते हैं कि किसान हमेशा दबाव में रहे और किसान खेती छोड़ के भाग जाए। असलियत ये है कि किसान को खेती से बाहर करना, जो एजेंडा सरकारों का रहा है वो ये है कि किसी तरह से इनको इतना परेशान करो को ऐसा मजबूर कर दो कि वो मजदूर ही बन जाए। और इसीलिए, एक मिनट, राजकुमार भाटी इसीलिए वो नैरेटिव गढ़ा जाता है, मीडिया में भी तस्वीर किसानों की क्या दी जाती है कि परेशान करने के लिए आ गए, ये बॉर्डरों पर फिर जाम लगा दिया, किसान को वहां रोका गया, किसान कह रहा है भाई दिल्ली आने दो, दिल्ली आके बात कर लो। आज जो बात हो रही है, 4 केंद्रीय मंत्री, 2 पंजाब सरकार के मंत्री अगर बात कर रहे हैं, ये बात करने में ये किसान कोई पाकिस्तान के हैं, ये भारत के हैं ना, ये बातचीत करने में भी इतनी झिझक और इतना वक्त क्यों लग जाता है? संदीप जी, अब तक का अनुभव तो हमारा ये बताता है कि सरकार जो बातचीत करती है किसानों से, वो केवल समय टालने के लिए करती है, समय व्यतीत करने के लिए करती है। सरकार की नीयत किसानों के प्रति ठीक नहीं है। मीडिया तो, जिस मीडिया का आप जिक्र कर रहे हैं और जिसे हम भी अच्छी तरह देखते हैं, वो तो केवल तब किसानों पर चर्चा करता है, कम से कम आप किसानों की समस्या पे तो चर्चा कर रहे हैं। वे तो ज़्यादातर चैनल तो उस समय चर्चा करते हैं जब उन्हें किसानों को गाली देनी होती है, उन्हें आतंकवादी सिद्ध करना होता है, विदेश के एजेंट सिद्ध करना होता है, और बिके हुए किराए के पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये चैनल भाषा बोलते हैं। आदरणीय केसी त्यागी जी ने बहुत ईमानदारी से और बहुत कायदे से जो बात प्रस्तुत की कि ये विकास का असंतुलन है और इससे देश बर्बाद हो जाएगा अगर इस असंतुलन को न रोका गया। मैं कम से कम त्यागी जी की इस बात के लिए तो प्रशंसा करूंगा कि वो विचारों के मामले में ईमानदार हैं। और जब वो बोल रहे थे तो मुझे तो आदरणीय उदय प्रताप जी की 2 पंक्तियां याद आ रही थी कि इस दौर में कोई ना जुबा खोल रहा है, तुझको ही क्या पड़ी है जो सच बोल रहा है। ये सच्चाई है। हम डॉक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर चलने वाली पार्टियां रहे हैं। डॉक्टर लोहिया सप्त क्रांति की बात करते थे, जहाँ जहाँ असंतुलन है, जहाँ जहाँ गैर बराबरी है, उसको दूर करने की बात करते थे। आज सबसे भयंकर गैर बराबरी देहात और शहर में और किसान के साथ जो अन्याय है वो हो रही है। अगर किसान इसी तरह बर्बाद होगा
तो ये तो देश इसके बर्बाद लिए होने से नहीं सिर्फ रुक पाए। मौजूदा निजाम या मौजूदा सरकार को ही जिम्मेदार क्यों माना जाए? राजकुमार भाई एक मिनट सुनिए ना। अभी केसी त्यागी साहब ने गन्ने की कीमतों का, क्योंकि जिस इलाके से आप आते हैं मैं आता हूं और केसी त्यागी साहब आते हैं, वो एक ही इलाका है, गन्ना यहाँ का सबसे प्रमुख क्रॉप है भाई। स्टेट एडवाइज प्राइस का रुपया नहीं बढ़ा। पर ये तो सारी सरकारों का शगल है ना, चुनाव आने वाले होते हैं तब कर देंगे। अब वो चुनाव बीत गए, जब आएंगे 2027 में चुनाव की बारी आएगी तब 20-30 रुपए फिर बढ़ा देंगे। हर सरकार यही करती है क्या किसान के साथ? नहीं, थोड़े बहुत तो सभी जिम्मेदार हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियां हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी तो किसानों की सिंचाई फ्री की कर दी थी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसानों को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया था। गन्ने का मूल्य भी हर बार बढ़ाया था। 5 साल में हमने जितना बढ़ा दिया था ये 7 साल में नहीं बढ़ा पाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो नीयत का भी फर्क है। वर्तमान सरकार किसानों के प्रति नहीं उसके नीयत अंदर में सहानुभूति एक की मिनट भावना है ही नहीं उसके प्रति। नहीं, फिर इसमें सवाल यहां पर यह भी आएगा, क्योंकि यह सवाल मैं अभय दुबे से बहुत बार पूछ चुका हूं, पर आप भी इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा हैं। तो मुझे ये बताइए, 2006 में स्वामीनाथन आयोग बन गया था, रिपोर्ट भी उसकी आ गई थी 2008 तक। उसकी सबसे प्रमुख जो सिफारिश थी C2+50 लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसान को, ना आपने लागू की। केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार भी कहती रही हम लागू करेंगे, अब भी कहती है हमने लागू कर दिया। वो C2+50 देती कहां है? हलफनामा दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि C2+50 देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। 14 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने से देश का भट्टा नहीं बैठता। किसानों को मिल जाएगी अगर मेहनत की माकूल कीमत तो भट्टा बैठ जाएगा। नहीं, अगर केवल पार्टी की सफाई देनी हो तो 1998 के बाद हमारी पार्टी तो केंद्र की किसी सरकार में शामिल रही नहीं है। 1998 के बाद हम किसी सरकार का हिस्सा नहीं रहे और ये केंद्र सरकार का विषय है। लेकिन मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मैं अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं सभी पार्टियों को अब ये निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर किसान को न्याय हम नहीं देंगे, किसान की आय में और बाकी लोगों की आय में इतना अंतर हो गया है संदीप जी। आप सरकारी अधिकारियों की, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देखें कितनी बढ़ी है, आप बाकी लोगों के आय देखें कितनी बढ़ी है, लेकिन किसान जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित मैं इसका आंकड़ा दे देता हूं आज 100 राजकुमार भाटी जी। नहीं, यहां पर यह आंकड़ा देना बहुत जरूरी है। मैं आंकड़ा दे देता हूं। देवेंद्र शर्मा बहुत बार आते हैं मेरे कार्यक्रम पर, वन ऑफ द फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं इस देश के। उन्होंने एक अध्ययन किया दर्शकों, 1971 से 2015 के बीच, ये 45 सालों में लगभग, एक अध्यापक की, एक प्रोफेसर की, एक सरकारी कर्मचारी की 150 से 200 गुना, परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, गुना उसकी तनख्वाह बढ़ गई। किसान की आमदनी बढ़ी सिर्फ 21 गुना। तो इसमें तो सब शामिल हो जाते हैं ना। घड़ियाली आंसू हर कोई बहाने को तैयार है, किसान का भला कोई किसी ने किया ही नहीं है दरअसल। राजकुमार भाटी, नहीं, मैं तो तीसरी बार कह रहा हूं इस बात को कि थोड़े बहुत सभी दोषी हैं, लेकिन वर्तमान सरकार तो बिल्कुल ही उदासीन है किसान की समस्याओं के प्रति। और अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जो आप कह रहे थे। महाराष्ट्र की रिपोर्ट बता रहे थे कि 1 लाख किसान आत्महत्या को तैयार बैठे हैं। अब किसान के बारे में अगर नहीं सोचा गया और बजट का बड़ा हिस्सा किसान के हित में नहीं दिया गया, और एक कुतर्क और करते हैं ये कि अगर MSP देंगे तो हमें इतना पैसा सरकार कहाँ से लाएगी। आपको केवल बीज का अंतर ही तो वहन करना है, वो भी हर फसल पर नहीं करना है। कई फसलों की कीमत तो MSP और से ज्यादा बाजार में मिल सारी की सारी फसल सरकार क्यों खरीदे? जो ये व्यापारी, आड़ती, कॉरपोरेट खरीदते हैं वो खरीदे। वो बिल्कुल, वो तो गैर वाजिब एक सवाल उठाए जाते हैं काला सूट गुलाबी अखबार द्वारा। पर AK वाजपेयी एक चीज बताइए, जो यहां राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि 2011 में
भाई ये सवाल मैं लगातार विपक्ष से भी कांग्रेस से पूछता हूं, 1967 से एमएसपी है, आपने कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया? पर इसमें सवाल क्या ये भी जरूरी हो जाता है कि 2011 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, तो बाकायदा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी कि कानूनी जामा पहनाओ। आपने तो चिट्ठी लिखी थी, तो अब सरकार आपकी, निजाम आपका, व्यवस्था आपकी, तो क्यों नहीं कानूनी जामा पहना रहे? संदीप जी, स्वामीनाथन कमीशन 2004 में शायद बना था और 2006 में रिपोर्ट आई थी। कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, कोई लागू नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बहुत भारी दिक्कत है। अदरवाइज तो सब मानते हैं कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है और सब ये भी चाहते हैं कि किसानों की तरक्की हो, उनको बाकायदा चीजें मिले। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि तो देश को बता दीजिए ना दिक्कत क्या है। संवेदनशील नहीं है। मैं बताता हूं। देखिए, ये सरकार खाली एक इश्यू पे काम नहीं कर रही कि एमएसपी गारंटी हो जाए। ये सरकार छोटे किसानों को केंद्र बिंदु में रख के काम कर रही है। और जब छोटे किसान की बात होती है तो 2 हेक्टेयर से कम की बात होती है। उनको 3,46,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जो किसान सम्मान निधि है, उसमें बकायदा दिया जाता है। अभी हाल इसी बजट में 3 लाख से बढ़ा के क्रेडिट कार्ड जो मिलता है, बिल्कुल आसान ऋण मिलता है, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया। सब्सिडी भी अभी खाद की बोरी पे जो थी वो बढ़ा दी थी। हाँ, मतलब कर्ज देने की तो बात कर रहे हो। कर्ज, मेहनत की माकूल कीमत दे दो ना। कर्जा देने के लिए तैयार हो किसान को, उसको मेहनत की माकूल कीमत दे दो। एक वाजपेयी, देखिए, एमएसपी का मतलब हुआ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप फिक्स करेंगे कि किसान से कोई भी व्यक्ति खरीदेगा तो उससे कम लागत में नहीं खरीदेगा। उसके रिपरकशन भी तो देखो। आप खुद ही कह रहे हैं कि सरकार कम खरीदती जा रही है, कम होता जा रहा है। क्या बताइए तो ना मुझे। अगर कम होता जाए, देखिए प्लीज। अरे तो सरकार को थोड़ा सारा खर्चना है। सरकार क्यों खरीदे एमएसपी पे सारा? जो बाकी लोग खरीदते हैं उन पर भी तो कानूनी बाध्यता हो। आप मुझे एक चीज बताइए, एक वाजपेयी साहब, आप इतने बड़े वकील भी हैं देश में। एक मिनट सुनिए ना। एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एक बंधा हुआ है ना। हर चीजों के दाम बंधे हुए हैं, तो किसान के दाम बांधने में क्या दिक्कत होती है? ये तो लोहिया जी भी बात किया करते ना, दाम बांधना। संदीप जी, देखिए, हमारी पार्टी और हम पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन चूंकि हम सरकार का हिस्सा है, अलायंस पार्टनर है, तो हमको सरकार की भी दिक्कत समझनी होगी। और ये सवाल इस सरकार का नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि ये तो विपक्ष में कुछ और बात कहोगे, सत्ता में आने के बाद कुछ और कहोगे। विपक्ष में होंगे तो आप कहोगे कि नहीं कानूनी जामा पहनाएंगे, स्वामीनाथन आयोग भी लगाएंगे। स्वामीनाथन आयोग को लेकर आप तो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। 8 फरवरी, एक मिनट सुनिए ना, 2015 8 फरवरी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा ना कि जी C2+50 नहीं दे सकते, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये पहले ध्यान नहीं था जब विपक्ष में थे। नहीं तो अगर ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दे दी, जो ट्रू फैक्ट्स है, और वो इस्टेब्लिशमेंट कहाँ कितना खर्च करेगा, कैसे बैलेंसिंग करेगा, इकोनॉमिक को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा ना जी। तो अगर उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, आज जो मंत्री और उसके बाद भी बीजेपी लगातार ये कहती है हमने स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया, हम लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। नरेश सिरोही ये बात तो लगातार कही जा रही है ना। उसके बावजूद एक सेकंड वाजपेयी, एक सेकंड, नरेश सिरोही अभी भी सरकार ये कहती है ना कि स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया, हम लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। कौन सा लाभकारी मूल्य, कौन सा फॉर्मूला है भाई आपका? देखिए संदीप जी, जो कई बार हम लोगों की बात हुई है, जो CACP है और जो उसका फार्मूला है, उसमें इतनी विसंगतियां, उसके हिसाब से लाभकारी मूल्य जरूर होगा, लेकिन उसमें इतना अन्याय भरा हुआ है कि पूछो मत। संदीप जी, मैं यहाँ एक बात और इंगित करना चाहता हूँ। मेरे सहित जितने यहाँ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बैठे हैं, जब इनकी पार्टियां, हमारी पार्टियां उद्योगपतियों से चंदा लेके चलेंगी, तब तक किसान का कोई भला नहीं होने वाला, ये मैं कहता हूं आराम। क्योंकि आज ही मेरी डॉक्टर जोशी से बात हुई, उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह अकेले ऐसे आदमी थे जिन्होंने पूंजीपतियों से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब तक उद्योगपतियों से चंदा लेंगी,
किसान का भला नहीं हो सकता। किसान का भला नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं, जब तक ये चंदा चलता रहेगा। मनोज, आपको कुछ उम्मीद है? आपको लगता है जो सरवण सिंह पंढेर ने भी कहा कि प्रधानमंत्री आश्वासन दें और आश्वासन देकर ही इन्हें भेजें कि हमारा एमएसपी कानूनी बाध्यता बनेगी, कानूनी जामा पहनाया जाएगा। 378 दिन बाद कृषि कानून वापस ले लिए गए थे, 374 दिन बाद आपको लगता है एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा या कुछ ठोस प्रस्ताव सरकार की तरफ से आ जाएगा चंडीगढ़ में? देखिए संदीप जी, हमें उम्मीद है और किसान हमेशा आशावादी प्रवृत्ति पे ही अपना जीवन जीता है। तो हमें ये भी उम्मीद है कि 2014 से पहले के जिन वायदों को लेके आज हम सड़कों पे बैठे हैं, उनको अगर छोड़ भी दिया जाए तो 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बरेली से वायदा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो। जब उस पर बात होती है तो सरकार का अपना खुद का थिंक टैंक नीति आयोग कहता है कि 1993-94 से लेके और 2015 तक देश के किसानों की आमदनी दोगुनी होने में 22 साल लगी। अगर किसानों की आमदनी 6 साल में दोगुनी करनी है तो देश के किसानों की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 10.5% पर वर्ष पर ईयर होनी चाहिए, लेकिन आज भी वो 3.5% पे आके अटकी हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 2016 का भी वायदा था वो झूठा साबित हुआ। उससे अलग अगर हम बात करें संदीप जी, पिछले साल सपा के सांसद थे धर्मेंद्र यादव जी, उन्होंने लिखित में लोकसभा में जवाब मांगा कि भाई क्या जो राष्ट्रीय किसान आयोग बना था उसकी 201 की एक सिफारिशें सरकार ने अक्षरश लागू कर दी हैं। तो वहां पे कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी ने लिखित में देश की संसद में लिखित में झूठ बोला, झूठ लिख के दिया कि भाई हमने 201 की एक जो कार्य बिंदु है राष्ट्रीय किसान आयोग के वो लागू कर दिए हैं। जबकि बार बार बात ये होती है कि जो हमें एमएसपी मिल रहा है वो A2 प्लस FL पर 50% लाभकारी मूल्य के साथ सरकार तय करके दे रही है, जबकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2 प्लस 50% लाभकारी मूल्य को लागू करने की मांग करती है। तो देश की लोकसभा में झूठ बोला जाता है और पक्ष और विपक्ष, मैं एक मात्र पक्ष को दोष नहीं देता, विपक्ष के सांसदों में भी इतनी हिम्मत नहीं चाहिए कहने की कि भाई अब तक स्वामीनाथन आयोग की सारी सिफारिशें 201 की एक लागू नहीं हुई है। और साथ ही साथ में जो माननीय लोकसभा नहीं, जब मैं संवेदनहीनता और संवादहीनता की बात करता हूं मनोज, तो 89 दिन हो गए जगजीत सिंह डल्लेवाल को, उनसे मिलने भी विपक्ष के कितने नेता चले गए? कौन सी पार्टी के विपक्षी खेमा के प्रमुख गए? कोई 70 साल का बुजुर्ग 89 दिन से भूखा प्यासा पड़ा हुआ है वहां पर, स्टेज 4 कैंसर है, सरकार सुध नहीं ले रही, विपक्ष ने कौन सी सुध ली है? देखिए संदीप जी, हम सरकार से जितनी उम्मीद लगा के चलते हैं, मुझे लगता है कि वो उम्मीद पे सरकार तो खरी उतरती ही नहीं, लेकिन हम विपक्ष पे भी उम्मीद नहीं लगाते, क्योंकि 2006 में जब स्वामीनाथन आयोग की 5वीं रिपोर्ट आ चुकी थी और 2013 तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, तो वो तो उन्होंने भी लागू नहीं की, उनके साथ भी संघर्ष हुआ। जो 1894 में बना लैंड एक्विजिशन एक्ट हमने 119 साल बाद लड़के 2013 में बदला। तो संदीप जी, हम विपक्ष और पक्ष को एक तरीके से देख के चलते हैं, हम किसी राजनीतिक दल के साथ बन के नहीं चलते। हमारा तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही तरीके से हमारे लिए काम करते हैं। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज 89 दिन से आमरण अनशन पे हैं, और मुझे लगता है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो अपना जीवन देश के किसानों के लिए दांव पे लगाया है, उनके और देश के किसानों के 375 दिन के संघर्ष को याद करते हुए आज इस जो माहौल में, एक पॉजिटिव माहौल में जो बात चल रही है, उसमें किसानों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। संदीप जी, मैं बार बार, हमारा संगठन भी एक बात कहता है कि सरकार कोई भी हो, हम गैर राजनीतिक रह के ये आंदोलन इसलिए लड़ते हैं ताकि सरकार कोई भी हो, ना तो मुद्दों पे समझौता हो, सिर्फ समाधान पे बात हो और देश के किसानों का भला हो। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में जो हमने आंदोलन लड़ा है, अब इसका परिणाम आज क्या निकलता है ये बात अब आगे पता चलेगी। लेकिन संदीप जी, इतना जरूर है कि जो अगर सरकार ने एक पंचवर्षीय योजना भी दी थी, मनोज आपको एक पंचवर्षीय योजना भी दी थी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, आपने उसे खारिज कर दिया था।
क्या 23 की 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, ये नॉन नेगोशिएबल है या इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है? देखिए संदीप जी, सरकार ने जिन 5 फसलों पे हमें एमएसपी का सुझाव दिया था 5 साल के लिए, वो वैसे उनमें 4 जो फसलें हैं वो एमएसपी से हमेशा ऊपर ही रहती है। लेकिन बात यहाँ जब आके खत्म होती है कि भाई जब सरकार 1,67,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न तेल विदेशों से इंपोर्ट कर लेती है, जब देश में दालों की कमी है तो लगभग 32,000 करोड़ रुपए की दालें इंपोर्ट कर लेती है, तो देश के किसान को असली समस्या का सामना वहां करना पड़ता है। संदीप जी, हम बार बार कह रहे 23 फसलों पे एमएसपी देना कोई बड़ी बात नहीं है संदीप जी, और ये सरकार इसमें अगर कोई 11 लाख करोड़ का डाटा देता है, कोई 17 लाख करोड़ रुपए का डाटा देता है, तो संदीप जी ये ऑथेंटिक नहीं है। हमारे जो प्रकाश कामारेड्डी जी है, जो कर्नाटका से सीएसीपी के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने विद प्रूफ ये कहा है कि भाई अगर सरकार 23 फसलें और 3 सब्जियां, टमाटर, प्याज और आलू, अगर इन पे एमएसपी देती है तो लगभग 23,500 करोड़ रुपए का खर्च A2+FL फॉर्मूले पे 50% लाभकारी मूल्य रख के दिया जा सकता है। तो संदीप जी, ये सरकार गुमराह करने का काम करती है कि अगर एमएसपी दे दिया तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। जब सीएसीपी एमएसपी अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, आज आखिरी सवाल मनोज आखिरी सवाल, अगर सरकार नहीं मानती है आपकी मांगें, तो क्या करोगे? रास्ता क्या है? क्या फिर वहीं बैठे रहोगे? ना तो मीडिया कवरेज दे रहा, ना कोई देश में लोग परेशान हो रहे कि भाई किसान वहां हलकान है, वहां क्या थकाया जा रहा है आपको? वहां बैठे रहेंगे चाहे थक भी जाएं? क्या करेंगे अगर नहीं मानती है तो सरकार? देखिए संदीप जी, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और आंदोलन को लेके जिस तरीके से 26 जनवरी को भी पूरे देश में एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर समर्थन मिला था, तो उस तरीके से आगे की जो भी गतिविधियां होगी उनको हमारा दोनों फोर में जो आंदोलन चलाए हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, वो आगे फैसला लेके तय करेंगी। लेकिन संदीप जी, एक बात साफ है, ना हम थक के बैठने वाले, ना हार के बैठने वाले हैं। जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगी, हम दिल्ली जाने का भी संघर्ष जारी रखेंगे और सरकार के साथ टेबल पे भी बात करने के लिए पूरी तरह हमेशा तो के लिए तैयार मिलेंगे। जी संदीप, ना थकेंगे ना हारेंगे, डटे रहेंगे किसान। लेकिन क्या सरकार जब पूछ रही है हाल, तो किसान को कर दीजिए खुशहाल। रास्ता नहीं निकल सकता है क्या? दोनों तरफ से ही क्या थोड़ी दरिया दिली दिखाई जा सकती है क्या? नाक की लड़ाई ना बने ये, और किसान को मेहनत की कीमत भी मिल जाए, क्या ऐसा असंभव दिखता है? सोचिए इस बारे में। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।